अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं रमज़ीन। बुलेटिन में खुश आमदीद। कोरोना केसेस में कमी हो रही है मगर सिंध हुकूमत कर्फ्यू जैसे इकदाम कर रही है। कच्ची के इलाके में सिंध पुलिस को खतरनाक डाकुओं का भी सामना है। इस बारे में भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत नवाज शरीफ को बरतानिया से डिपोर्ट कराने के लिए मुतहर्रिक नजर आ रही है। मुशीर बराए दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं बरतानवी कानून के तहत सजा याफ्ता शख्स को विजिट वीज़ा नहीं दिया जा सकता। बरतानिया को बताया है नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं। बरतानिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नवाज शरीफ को रिपोर्ट कर सकता है। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, बताइएगा इस पेशरफ से मुताल्लिक। जी देखिए, वफाकी हुकूमत ने जो नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए हिकमत अमली तय की है, उसके मुताबिक जो वफाकी हुकूमत इस वक्त सारी कोशिशें कर रही है। जो शहजाद अकबर ने बताया है साथियों से गुफ्तगू में कि बरतानिया को कन्विंस किया जा रहा है, उनसे राजी किया जा रहा है कि जो बरतानिया के अपने कवानीन हैं वो ये कहते हैं कि किसी भी सजा याफ्ता शख्स को विजिट वीज़ा नहीं दिया जाएगा। लिहाजा बरतानिया अपने कवानीन के तहत देखे कि एक सजा याफ्ता शख्स जो पाकिस्तान से इलाज की गर्ज से बरतानिया गया था वहाँ जाकर मुकीम है। और शहजाद अकबर ने यह कहा कि हमने बरतानिया को बताया कि हमारी इतलात ये है कि नवाज शरीफ ने वहाँ एक टीका तक नहीं लगवाया। लिहाजा बरतानिया अपने कवानीन के मुताबिक देखे कि क्या नवाज शरीफ को मजीद वहाँ पर विजिट पर क़याम की इजाज़त दी जा सकती है या नहीं। और शहजाद अकबर का ये कहना है कि हमने बरतानिया को इसलिए इस पर कन्विंस करने की कोशिश शुरू की है क्योंकि बरतानिया अगर चाहे तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नवाज शरीफ को डिपोर्ट कर सकता है। और यही इस वक्त जो वफाकी हुकूमत की हिकमत अमली और मनसूबाबंदी उसमें यही शामिल है कि उनको डिपोर्ट करवाया जाए। क्योंकि शहजाद अकबर का ये कहना है कि जो एक्स्ट्राडिशन यानी मुलजमान की हवालगी का मामला है उस पर बरतानिया के साथ अभी पेशरफ्त होना बाकी है और वो एक पेचीदा अमल है क्योंकि और एक तवील अमल हो सकता है। इसलिए फौरी तौर पर जो हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बरतानिया को उसके कवानीन का हवाला देकर ही राजी किया जाए कि नवाज शरीफ को रिपोर्ट किया जाए। ताहम शहजाद अकबर ने यह भी बताया कि हमें जवाब में बरतानवी हुकूमत ने यह कहा था कि वो नवाज शरीफ की हवालगी के लिए दरखास्त दायर करें, उस पर देखा जाएगा। लेकिन शहजाद अकबर का यह कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने पहले बरतानिया को यही कहा है कि पहले आप अपने कवानीन के मुताबिक देख लें कि क्या एक ऐसे शख्स को वहाँ रहने की इजाज़त दी भी जा सकती है या नहीं, क्योंकि ये बरतानवी कवानीन की खिलाफ वर्जी करके वहाँ पर रह रहा है। और एक सजा याफ्ता शख्स है, इसका स्टेटस जो दीगर मुलजमान होते हैं उससे इनका स्टेटस मुलजम का नहीं है, मुजरम का है। और ये जेल में थे और वहाँ पर से ये तिब्बी बुनियादों पर जो है वो जमानत लेने के बाद इलाज के लिए बैरून मुल्क साबिक वज़ीर आज़म को डिपोर्ट करवाया जाए, ऐसा बरतानिया से कहा जाएगा, कहा जा रहा है। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया सुहेल। अपोजिशन में दरारें मजीद गहरी होती जा रही हैं। पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी ने साफ कह दिया कि अगर पीपल्स पार्टी को दोबारा इत्तेहाद में शामिल किया गया तो वो सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ देंगे। बोले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में वापस आना पीपल्स पार्टी का इख्तियार नहीं है, उसे पीडीएम का एतमाद बहाल करना होगा। जो कागज़ फाड़े गए थे उनकी वजाहत देना होगी। लीगी रहनुमा का कहना था कि ये कोई रिवॉल्विंग डोर नहीं है, घूम कर जब चाहा वापस आ गए, दरवाजे पीपल्स पार्टी के लिए बंद हैं। पीडीएम के अंदर कोई दावत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं। पीडीएम के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ी वजाहत से कहा है अपने फैसले पर नजरसानी करें, जो एतमाद आपने तोड़ा है उस एतमाद को बहाल करें। पीडीएम मकसद के लिए था, एक बयानिया था, अगर आप उसके एतमाद कायम नहीं है तो फिर आपकी पीडीएम में जगह नहीं। अगर पीडीएम में किसी ने शामिल होना है तो उनको पीडीएम का एतमाद बहाल करना होगा। कि पीडीएम कोई रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी नहीं है जो उसका एतमाद भी तोड़े और बाहर निकल जाए और फिर आपको तकलीफ हो तो वापस अंदर आने की कोशिश करें। दरवाजे बंद हैं, दरवाजा उस वक्त खुलेगा जब आप पीडीएम का एतमाद बहाल करेंगे। वजाहत तलब की थी, कागज जो फाड़े थे उनको जोड़कर पढ़े, जवाब दें। शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी की दरख्वास्त कब दायर हुई, कब और कैसे मुकर्रर हुई? सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती अपील पर अपोजिशन लीडर को नोटिस जारी करते हुए लाहौर हाई कोर्ट से तमाम रिकॉर्ड मांग लिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने हैरत का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि इतनी जल्दी काम कैसे हो गया। हैरत है हाई कोर्ट ने फरीकैन को सुने बगैर फैसला कैसे दे दिया। इंतहाई अर्जेंट दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस की बाकायदा तहरीर होती है, समाअत 2 जून को होगी। तो शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी की दरख्वास्त कब दायर हुई और कैसे मुकर्रर हुई? सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती अपील पर अपोजिशन लीडर को नोटिस जारी करते हुए लाहौर हाई कोर्ट से तमाम रिकॉर्ड मांग लिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने हैरत का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि इतनी जल्दी काम कैसे हो गया। हैरत है हाई कोर्ट ने फरीकैन को सुने बगैर फैसला कैसे दे दिया। इंतहाई अर्जेंट दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस की बाकायदा तहरीर होती है, ये समाअत 2 जून को होगी।
वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं शरीफ फैमिली ऐसे तासुर देती है जैसे उन्हें किसी केस में सज़ा हुई ही नहीं। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि शरीफ ख़ानदान ने लंदन में अरबों रुपए की जायदादें बनाई, उनके ज़ाहिर असासे इस किस्म की जायदाद ख़रीदने के मुतहम्मिल नहीं थे तो कैसे ख़रीदी। तो फवाद चौधरी उनकी जानिब से ट्वीट किया गया, उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ की लंदन में अरबों की जायदादों के मुकदमे की समाअत होने जा रही है। इस मुकदमे में नवाज शरीफ को 11 साल और मरियम नवाज को 8 साल कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है। शरीफ फैमिली ऐसे तासुर देती है जैसे उन्हें किसी मुकदमे में सज़ा हुई ही नहीं। सीधी बात यह है कि आपने लंदन में अरबों रुपए की जायदादें बनाई, आपके ज़ाहिर असासे इस किस्म की जायदाद खरीदने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते तो कैसे ये जायदाद खरीदी। सिंध सरकार का दोहरा मयार, बताएंगे इसी बुलेटिन में। लाहौर हाईकोर्ट ने तोशाखाना के सरकारी तहाइफ के खुफिया नीलामी की पॉलिसी गैर आईनी करार दे दी। हुकूमत को मामले पर कानून बनाने का हुक्म दे दिया। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद, बताइएगा। जो तोशाखाना की खुफिया नीलामी थी उसके खिलाफ एक दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर आज दरखास्त गुजार ने अपने दलाइल दिए और उसके बाद सरकारी वकील ने अपने दलाइल दिए और अदालत ने दोनों फरीकैन के जो मौक़िफ़ था उनको सुनने के बाद अदालत ने फैसला ये दिया है कि जो खुफिया नीलामी की पॉलिसी है उसे गैर आईनी करार दे दिया है। साथ ही साथ चीफ जस्टिस कासिम खान ने यह भी हुकूमत को हिदायत की है कि वो इस पर कानून साजी करे। जो उनके वकील का मौक़िफ़ था वो ये था कि ये जो तोशाखाना के जो तहाइफ हैं ये रियासत को दिए जाते हैं, जो अहम शख्सियात हैं उनके ज़रिए, इसलिए इसकी नीलामी खुफिया नहीं हो सकती। इसमें आम आवाम को भी शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ सरकारी अफसरान और अहम शख्सियात को ही शामिल किया जाता है, जो कि फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि अगर आवाम को किसी इस नीलामी में शामिल और ऐसे में हुकूमत को मामले पर कानून बनाने का हुक्म दे दिया। अपडेट्स के लिए शुक्रिया शाहिद। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कोरोना का शिकार हो गए और ऐसे में उनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया है कि मेरा कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। तो वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। ऐसे में ट्वीट उनकी जानिब से किया गया जिसमें यह तस्दीक की गई और ये कहा गया उनकी जानिब से कि उन्हें कोरोना हो चुका है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा की नुमाइंदा फ़रा रब्बानी से। फ़रा, बताइएगा। शफ़क़त महमूद की जानिब से भी एक ट्वीट किया गया है जिसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। अगर उनकी बात की जाए तो अब से थोड़ी देर पहले वो एक तकरीब में शरीक थे जहां पर उस्मान डार भी उनके साथ थे। नौजवानों से मुतालिक एक प्रोग्राम था जहां पर वो मौजूद थे और यहां से निकलने के बाद उन्होंने ट्वीट की है कि उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। तो फ़रा, आप जैसा आप बता भी रही हैं कि अब से कुछ देर पहले वो एक तकरीब में मौजूद थे, उस वक्त उन्हें अलामात थी किसी किस्म की, कुछ इस हवाले से ज़राए कुछ बता रहे हो या उन्होंने कुछ बताया हो? अगर बज़ाहिर बात की जाए तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने स्पीच भी की और नौजवानों से उन्होंने बात भी की। वो यहाँ पर आए, उनके साथ बैठे, इंटरेक्ट किया, तो बज़ाहिर उनको देखकर ऐसी कोई चीज़ लगती नहीं थी। लेकिन अचानक से कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है तो डेफिनेटली कि उनकी तबीयत ख़राब भी होगी, इसी वजह से उन्होंने टेस्ट करवाया है। ठीक है फ़रा, आप हमें आगाह करें। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कोरोना का शिकार हो गए और ट्विटर पर उनकी जानिब से इसकी तस्दीक भी कर दी गई है कि उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। अब से कुछ देर पहले वो एक तकरीब में भी शरीक थे जिसकी झलकियाँ इस वक्त आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद जो कि NCOC के फैसलों के हवाले से भी आवाम को आगाह करते रहे, SOPs का भी कहते रहे और ऐसे में अब कोरोना वायरस का वो शिकार हो चुके हैं। और जब सब मामूल की तरफ आ रहा है तो सिंध हुकूमत ने कोरोना से बचने के लिए सूबे भर में कर्फ्यू जैसे इकदाम करने की ठान ली। आज रात 8 बजे के बाद लोग घरों से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकले, वरना पुलिस निपटेगी। मगरिब के बाद पार्क्स की लाइट्स भी बंद कर दी जाएंगी। NCOC ने एक फ़ैसला किया, NCOC ने फैसला किया पता नहीं मंडे से फलानी चीज़ें खुल जाएंगी और फिर 1 जून से और चीज़ें खुल जाएंगी। इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें कोई रिलैक्सेशन की गुंजाइश नहीं है। मैं कहता अच्छा, मैंने बताया कि बाकी दुकानें 6 बजे शाम को बंद हो जाएंगी, मॉल्स भी 6 बजे शाम को बंद होंगे, मॉल्स के अंदर जो फार्मेसीज़ हैं वो बंद हो जाएंगी, हर किस्म के टूरिस्ट स्पॉट ये बंद हैं अगले 2 हफ्ते तक। स्कूल्स और कॉलेजेस सईद गनी साहब बैठे हैं बिल्कुल बंद हैं और हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं करें कि 5% से कम हो तो खुला रख दें, इसलिए कि ये बड़ा एक आज 5% है, कल 6 हो सकता है। वो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की हिदायत के बरखिलाफ सिंध सरकार का बड़ा फैसला। रात 8 बजे के बाद शहरियों के घर से गैर जरूरी निकलने पर पाबंदी लगा दी, यानी कि सूबे में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल होगी।
इतलाक 25 मई की रात से होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई टास्क फोर्स के इजलास में फैसला हुआ कि कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए सख्त पाबंदियां आयद की जाएंगी। IG पुलिस को शहरियों को गैर जरूरी तौर पर गाड़ियों में घूमने से भी रोकने की हिदायत की गई। इजलास में मगरिब के बाद पार्कों की लाइट भी बंद रखने का फैसला किया गया। लोग निकलेंगे दोपहर के बाद, अब वो उस टाइम पे जब लॉकडाउन लग जाएगा तो कोई फायदा नहीं। दिन भर निकल सकते हैं, 8 बजे के बाद नहीं निकल सकते, ये क्या वजह है? खाली कोरोना 8 बजे के बाद है तो 8 से पहले नहीं आता है भाई। कि मैं 2 दिन तो वैसे ही लॉकडाउन होता है, शाम में अगर हो जाएगा तो फिर बंदा क्या करे। सही है पाबंदी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये टाइमिंग बहुत अच्छी है। सूबाई टास्क फोर्स के फैसले के मुताबिक शहरियों को सिर्फ अस्पताल या जरूरी काम के लिए घर से निकलने की इजाज़त होगी। कमिश्नर कराची को शहर में SOPs पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। मुराद अली शाह का कहना है कि अगर इन औकात की खिलाफ वर्जी हुई तो वो खुद कार्रवाई करेंगे। सिंध हुकूमत एक जानिब जहाँ कोरोना का फैलाव रोकने के नाम पर सख्त इक़दाम कर रही है, वहीं दूसरी जानिब जलसे जुलूसों और रैलियों से भी मुंह मोड़े नजर आती है। सिंध सरकार ने रात 8 बजे के बाद शहरियों के गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकलने पर पाबंदी तो लगा दी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जलसे और रैली के लिए कोई SOPs जारी नहीं किए गए। इन्हीं हालात में NA 249 के इंतखाबात और इससे पहले भी शहर में जलसे हुए और रैलियां निकाली गईं। शहरी पूछते हैं सिंध हुकूमत बताए कि कोरोना का फैलाव रोकने के लिए आखिर उसने किया ही क्या है। सिंध सरकार ने मुल्क की मुआशी शहर कराची को बंद करने के लिए तो डंडा उठा लिया, मगर अंदरूने सिंध को भुला दिया। सिंध हुकूमत की सख्ती का ये कैसा दोहरा मयार है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। सिंध सरकार का दोहरा मयार। कोरोना की बढ़ती लहर के बाइस रोशनियों के शहर को सरे शाम ही अंधेरे में डुबो दिया। कराची की तमाम मार्केटें, कारोबारी मराकज़ बंद कर दिए गए। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के गढ़ लाड़काना में गुलशन का कारोबार बदस्तूर चलता रहा। शहरियों की बड़ी तादाद भी सड़कों पर नजर आई। एहतियाती तदाबीर की धज्जियां भी घेर दी गईं। सक्खर में भी इंतजामिया और पुलिस लॉकडाउन पर अमल कराने में नाकाम रहीं। ठट्टा में भी रात गए तक खुली रहने वाली दुकानें सिंध हुकूमत के अहकामात को मुंह चिढ़ाती रहीं। बदीन, दादू और जैकबाबाद में भी होटलों के साथ साथ दीगर मुताद्दिद दुकानें भी खुली रहीं। पूरा शहर खुला हुआ है और कोई SOP पर अमल नहीं है। सिंध हुकूमत के दावे जो हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ सिंध हुकूमत से कि खुदा रहा या तो ऐलानात ना करें, अगर ऐलानात कर रहे हैं तो उस पर अमल दरामद कराने की भी आप तौफीक रखें। कराची से इम्तियाजी सलूक पर शहरी सिंध हुकूमत से शिकवा कर रहे हैं। आधा सिंध खुला हुआ और आधा जो है वो है भाई कोरोना क्या सिर्फ यहाँ कराची के अंदर ही है भाई, पूरे पाकिस्तान में कोरोना है। अल्लाह के बंदो, कराची के साथ तो शुरू से ज़्यादती होती आ रही है, हर जगह से, हर तरह से। सिंध पूरा खुला होगा मगर कराची पूरा बंद है, कराची के लोगों के साथ ज़्यादती है। शहरियों का कहना है कि सिंध हुकूमत दीगर शहरों में भी लॉकडाउन पर अमल कराए, सारा जोर कराची पर ही न लगाए। सिंध हुकूमत के कोरोना फैलाव रोकने के लिए सख्त फैसले, इस बारे में दुकानदारों और ख़रीदारों की राय मालूम करेंगे समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से, जो सदर के करीम सेंटर में इस वक्त मौजूद हैं। जी खुर्शीद, बताइएगा क्या कहना है दुकानदारों का? आज बिल्कुल कराची के तमाम छोटे बड़े बाज़ार खुल चुके हैं। गाहक ज़्यादातर बाज़ारों में न होने के बराबर हैं और जो चंद इक्का दुक्का गाहक अगर कहीं नज़र भी आए तो उनका यही कहना था कि चूँकि 6 बजे बाज़ार बंद हो जाएंगे, लिहाजा वो अपने दफ्तरों से वक्त निकाल कर आए हैं ताकि ज़रूरी चीज़ों को ख़रीदें और फिर अपने काम की जानिब रवाना हों। ताजरों का, दुकानदारों का यही मौक़िफ़ है कि जिस पाबंदी का ऐलान किया गया था उसकी वो पाबंदी करेंगे और शाम 6 बजे कल भी दुकानें बंद हो गई थी और आज से यकीनन वो भी अपनी दुकानें बंद करेंगे ताकि किसी मुश्किल सूरत हाल का सामना उन्हें ना करना पड़े। दूसरी जानिब रात 8 बजे के हवाले से जब मुख्तलिफ शहरियों से सवाल किया गया तो ज़्यादातर शहरियों का यही जवाब था कि 8 बजे के बाद वो कोशिश करेंगे कि गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें। दूसरी जानिब जो कारोबारी हजरात हैं उनका यही कहना है कि इस पाबंदी पर अमल दरामद से पहले ही से ही उनका कारोबारी नुकसान हो रहा था और अभी भी शाम 6 बजे मार्केटों को बंद करने के हवाले से जो सामने आया है ऐलान, उसकी वो पासदारी तो करेंगे लेकिन एक बहुत बड़े इक़्तिसादी बहरान से वो दो चार भी हो रहे हैं। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया खुर्शीद आलम। सरबराह NCO सियासत उमर का ट्वीट, कहा कल पहली दफ़ा एक दिन में 2,67,000 से ज़ायद अफराद ने वैक्सीन लगवाई। उन्होंने दरख्वास्त की कि वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वाले जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन सेंटर आएँ और जिन अफराद की पहली वैक्सीनेशन हो गई है वो दूसरी डोज के लिए बर वक्त वैक्सीनेशन सेंटर्स जाएं। तो ये ट्वीट किया गया है सरबराह NCOC असद उमर की जानिब से और ये कहा गया है कि कल पहली दफ़ा
एक दिन में 2,67,000 से ज़ायद अफराद ने वैक्सीन लगवाई है। उन्होंने दरख्वास्त की कि वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वाले जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन सेंटर जाएं और जिन अफराद की पहली वैक्सीनेशन हो गई है वो दूसरी डोज के लिए बर वक्त वैक्सीनेशन सेंटर जाएं। सिंध हुकूमत ने तालीमी इदारों में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने का फैसला कर लिया है। हर ज़िला और तहसील में 2 दरसगाहें वैक्सीनेशन सेंटर्स के तौर पर इस्तेमाल होंगी। रीजनल डायरेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान से स्कूल्स के नाम तलब कर लिए गए हैं। सेंटर्स में असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले को वैक्सीन लगाई जाएगी। सिंध के 180 से ज़ायद तालीमी इदारों में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने की तजवीज़ दी गई है। महकमा स्कूल और महकमा कॉलेजेस के 1 लाख से ज़ायद मुलाजमीन को कोरोना वैक्सीन लगाने का हदफ है। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में पुलिस का चौथे रोज़ भी ऑपरेशन जारी है, जहां डाकुओं के कई ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं। अहम खबर है जिसके मुतालिक हम आपको आगाह कर रहे हैं। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में पुलिस के चौथे रोज़ का ये ऑपरेशन जारी है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे इरशाद अराई से। इरशाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये शिकारपुर कच्चे में ऑपरेशन जो है चौथे रोज में दाखिल हो चुका है। ऑपरेशन के दरमियान जो है ड्रोन कैमरों की मदद से डाकुओं के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। कच्चे की तरफ तमाम आने वाले रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। मजीद ऑपरेशन के लिए कराची से स्पेशल कमांडोज को भी तलब कर लिया गया। सरकार की मुद्दत में तेगो खान तेगानी समेत 56 मुलजिमान पर जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तेगो खान को जो है कराची से गिरफ्तार कर लिया गया। आरपीओ सखर कामरान फजल ने आखिरी डाकू जिंदा रहने तक जो है ऑपरेशन जारी रहने का अंदिया दिया है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया इरशाद। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख का कहना है कि सूबे को बर्बाद करने में सिंध हुकूमत का हाथ है। बोले, पक्के के डाकू के खिलाफ ऑपरेशन हुआ तो कच्चे के डाकू भी सुधर जाएंगे। जिनका अपना गांव है उसको तो पता होगा कौन सा डाकू किस झुग्गी में है, कौन सा किस झुग्गी में है। आईजी सिंध एक फ्लैट में छुपे हुए हैं। जो इस बख्तरबंद गाड़ियों की खरीदारी में है वो सब माशाल्लाह बकायदे हयात है। सब इन सब को बुला के लाया जाए, इस बख्तरबंद गाड़ी में बिठाकर भेजा जाए कच्चे के अंदर। असल सिंध के डाकू पक्के के डाकू हैं, जो असेंबली में हैं, जो मिनिस्ट्रीज में हैं, जो सरकार में हैं और जो सिंध के बाइख्तियार हैं। केएमसी का हिल पार्क की ज़मीन पर कायम बंगलों को गिराने के लिए ऑपरेशन जारी है। हिल पार्क की ज़मीन पर 1000 गज के 2 और 400 गज के 2 बंगले कायम हैं, जिन्हें गिराया जा रहा है। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे साद साबरी से। साद, जब ये तमाम अमल जारी रहा, किसी किस्म की कोई मुज़ाहमत तो देखने में नहीं आई? जी हाँ, बिल्कुल, ये पीसीएचएस ब्लॉक 2 का इलाका है जहाँ पर केएमसी की जानिब से ऑपरेशन किया जा रहा है। हिल पार्क से मुत्तसिल ये बने हुए 4 बंगले हैं जिन्हें केएमसी के जो है वो इदारा एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से मिसमार किया जा रहा है। मेरे कैमरामैन इमरान शाहिद आपको दिखाएंगे कि इस वक्त यहाँ पर भारी मशीनरी मौजूद है जो कि इन गैर कानूनी बंगलों को मिसमार करने में मसरूफ़ अमल है। हमारी जब डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी से बात हुई तो उनका ये कहना था कि अदालती हुक्म पर ये ऑपरेशन किया जा रहा है। ये 4 बंगले हैं जो कि 500 गज से 1000 गज के ऊपर बने हुए हैं जिन्हें इस वक्त मिसमार किया जा रहा है। पुलिस की भी भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी का ये कहना है कि इस ऑपरेशन के जरिए ये पैगाम दिया जा रहा है कि गैर कानूनी ज़मीन पर अगरचे घर ही बने हो, आशियाना ही बना हो, वो नापायदार होता है, उन्हें मिसमार किया जाएगा, उसकी किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। जब हमारी केएमसी के इदारे से बात हुई तो उनका ये बताना था कि इस ऑपरेशन को मुकम्मल होने में 1 हफ्ता जो है वो लग सकता है। जी, साद साबरी अपडेट कर रहे थे। केएमसी के एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने हिल पार्क की ज़मीन पर कायम 4 बंगलों को तोड़ दिया। सरबराह एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी कहते हैं 4 बंगलों को अदालती हुक्म पर गिरा रहे हैं। बंगलों को लीज पीसीएचएस सोसाइटी ने दी थी। पर जो है हिल पार्क की जगह पे खड़े हैं। ये मेरे भी जो सामने जो बंगलोज आप देख रहे हैं जो मसमार किए जा रहे हैं, ये हिल पार्क की ज़मीन पर बनाए गए थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऑर्डर्स किए हैं इनके डिमोलिशन का, और इसको जो है हिल पार्क की ज़मीन को हिल पार्क के हिस्से में देने के लिए बिल्कुल सेम ये बंगले जो तैयार थे, इस जैसे 17 बंगलोज और हैं जो कि अभी बने नहीं हैं। उन पे ऑलरेडी जो हमने एक्शन पिछले साल किया था उनको अपने कब्जे में ले लिया था, और ये 4 बंगलोज थे जिनका रिव्यू ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट में था। तो 8 मई को जो है 8 अप्रैल को जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनका रिव्यू भी जो है वो रिजेक्ट कर दिया, जिस पे आज हमने ये एक्शन लिया है और ये बंगले मसमार किए जा रहे हैं। लाहौर में पाकिस्तानी निजात बरतानवी लड़की के कत्ल की तफ्तीश में बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया। मुकदमे में नामजद मुलजिम ज़ाहिर जदून ने पुलिस हिरासत में मायरा के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखते हैं।
लंदन पलट लड़की के कत्ल का मामला हल हो गया। मायरा की जान क्यों ली गई, 21 दिन बाद अहम इंकशाफात सामने आ गए। मायरा के कत्ल का एतराफ उसके दोस्त जाहिर जदून ने किया, जिसकी गिरफ्तारी 20 दिन तक पुलिस के लिए चैलेंज बनी रही। हुक्काम के मुताबिक तफ्तीश के दौरान जाहिर जदून ने एतराफ जुर्म करते हुए वारदात की वजह भी बता दी। जाहिर जदून ने पुलिस को बयान दिया है कि मायरा को 3 मई की सुबह तशद्दुद के बाद खुद गोली मारी, जिसका इल्म मकतूला की दोस्त इकरा को भी था। कत्ल की वजह मकतूला के साथ इख्तिलाफात थे। मायरा गैर इखलाकी वीडियोस और तस्वीर के जरिए ब्लैकमेल करती थी। मुल्जिम के मुताबिक वक़ुआ के रोज वो नशे की हालत में थी। इस दौरान झगड़ा हुआ और मायरा को कत्ल कर दिया। मुल्जिम ने ये भी इंकिशाफ किया कि मकतूला 2 साल से अपनी फैमिली से राब्ते में नहीं थी। वालिदैन को दुबई में इंटर्नशिप का बताकर लाहौर में रिहाइश पजीर थी। मायरा के वालिद ने भी गुज़िश्ता रोज उसके दोस्तों पर शक का इजहार किया था। ज़ाद जतून, साद बट, इकरा और सज्जल इसकी बेस्ट फ्रेंड सी, उसको सब पता है, उसके साथ आती थी जाती थी। इन्हीं से को पूछताछ करी मेरी बच्ची को क्यों इस तरह किया है, क्या उसका कसूर था। मायरा कत्ल केस में मकतूला की दोस्त इकरा और साद अमीर बट से तफ्तीश की गई, जो अभी भी जेरे हिरासत हैं। पुलिस का कहना है कि मरकजी मुल्जिम के बयान और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स की रोशनी में केस का चालान तैयार किया जाएगा। जहांगीर खान, समा, लाहौर। इम्तिहान लाजमी देना होगा, तफसीलात जानिए कुछ देर में। पीडीएम में दरारें खत्म करने की कोशिशें तेज। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान से मिलने उनकी रिहाइशगाह जा पहुंचे। मुलाकात में मरियम औरंगजेब, अता तारर, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मौलाना असद महमूद, असलम गौरी शरीक हैं। तो शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर आमद, इसी हवाले से बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन, क्या पीपल्स पार्टी और एएनपी की पीडीएम में वापसी की राह हमवार होती नजर आ रही है? देखिए, शहबाज शरीफ इसी एजेंडे के तहत आए तो हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो पीडीएम के सरबराह है, उनसे मिलने के लिए वफ्द भी शामिल है, जिसमें मरियम औरंगजेब और अता तारर शामिल है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और मौलाना फजलुर रहमान के जो बेटे हैं मौलाना असद महमूद, वो नुमाइंदगी कर रहे हैं जेयूआई की। तो बातचीत तो शुरू हो चुकी है दोनों के दरमियान, और शहबाज शरीफ ने यही दरखास्त की है मौलाना फजलुर रहमान के साथ अभी कि पीपल्स पार्टी एएनपी को वापस लाया जाए और पीडीएम को दोबारा से फाल किया जाए, ताकि जो हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू की गई थी उसको किसी न किसी तरह मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। ऐसी दरखास्त शहबाज शरीफ की जानिब से की गई है। हम अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस फौरी तौर पर मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से नहीं दिया गया। मुलाकात अभी इस वक्त जारी है, इसके बाद मजीद जो भी तफसीलात होंगी वो सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल, तफसीलात आपसे लेते रहेंगे। अगली जमात में जाना है तो इम्तिहान पास करना होगा। सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में बड़ा फैसला हो गया। सूबे 20 जून के बाद इम्तिहानी शेड्यूल खुद जारी करेंगे। मौसम गर्मा की छुट्टियां भी मामूल से कम होंगी। इस्लामाबाद से देखते हैं ये रिपोर्ट। कोरोना का जोर टूट रहा है। तालीमी इदारे मरहलावार खुल रहे हैं। पिछले साल वाली ये याशी अब नहीं होगी। तमाम जमातों के इम्तिहानात हर सूरत लिए जाएंगे। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम की वीडियो लिंक बैठक में अहम फैसला। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत इजलास में इम्तिहानी मराहिल भी तय। वज़ारत तालीम के मुताबिक 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात जून के तीसरे हफ्ते में होंगे। 9वीं और 11वीं जमात के तलबा दूसरे मरहले में इम्तिहान देंगे। दौरान इम्तिहान कोरोना SOPs की पासदारी लाजिम। नताइज में ताख़ीर की सूरत में जामियात प्रोविजनल सर्टिफिकेट की बुनियाद पर तलबा को दाखिले देने की पाबंद होगी। इस साल गर्मियों की लंबी छुट्टियां भी नहीं होंगी। किस सूबे में तालीमी इदारे कितने अरसे के लिए बंद होंगे, सूबाई हुकूमतें तातीलात के दौरानिये का फैसला अपने हालात के मुताबिक करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बड़ा इक़दाम, नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों के मौके फराहम करने और अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए 2 प्रोग्राम मुतारिफ करा दिए। अपने पैगाम में कहा कि नौजवान ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तलबा को स्किल्स एजुकेशन 1,70,000 स्कॉलरशिप्स देंगे, जिनमें से 50,000 स्कॉलरशिप्स हाई टेक्नोलॉजीज़ की दी जाएंगी। नौजवानों को अपने रोज़गार के लिए 100 अरब रुपए का फ़ंड्स भी मुख्तस कर दिया गया। प्रोग्राम्स लेके आए हैं और ये 2 प्रोग्राम्स का सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे हम अपने नौजवानों को रोज़गार दे सकते हैं। सबसे पहले स्किल्स एजुकेशन, 1,70,000 स्कॉलरशिप्स हम दे रहे हैं स्किल एजुकेशन के लिए। हुनरमंदी, आपको स्किल सिखाएंगे। इसमें से 50,000 ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जो हाई एंड स्किल है, मसलन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डेटा है। ये वो चीज़ें आ रही हैं जो कि आप ये समझ लें कि 6-6 महीने के कोर्सेज़ के बाद आपको वो नौकरियां मिलेंगी जो कि आप सोच भी नहीं सकते। दूसरी चीज़,
अगर आपके पास किसी किस्म का आइडिया है अपनी बिजनेस चलाने का, जिसको स्टार्टअप्स कहते हैं, कि आप आइडिया है आपके पास लेकिन पैसे नहीं हैं, तो उसके लिए हमने 100 अरब रुपया हमने रखा हुआ है। आपके पास कोई भी ऐसे आइडियाज़ हैं जो आपको कुछ काम करना चाहते हैं, दुकान लगाना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, उसके लिए आपको मेरिट के ऊपर क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन हमने ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा पैसा 100 अरब रुपया रखा हुआ है ताकि आप खुद अपनी बिज़नेस स्टार्ट कर सकें, खुद अपने पैर पे खड़ा हो सकें। फैसल वाडा की दोहरी शहरियत से मुतालिक केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन में जारी कार्रवाई रोकने की इस्तदा फिर मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन में जारी कार्रवाई गैर कानूनी है, इसे रोका जाए। फैसल वाडा के वकील की जानिब से ऐसी इस्तदा की गई है। इस पर इस्तफसार किया गया जस्टिस अमजद सहतू की जानिब से कि कागजात जमा कराते वक्त फैसल वाडा दोहरी शहरियत रखते थे या नहीं। समाअत 4 जून तक अब मुलतवी हो चुकी है और आइंदा समाअत पर इलेक्शन कमीशन के नए वकील को भी तलब कर लिया गया है। ISI हेडक्वार्टर में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम बैठक हुई। अफ़गान अमन, इलाकाई सलामती और मुल्क के दाखिली उमूर पर बातचीत हुई। इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, एयर चीफ पाक नेवी के सरबरा और DG ISI ने शिरकत की। सियासी और अस्करी क़यादत ने खाना भी एक साथ खाया। अब्बास शबीर की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म का वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और वज़ीर इत्तलात के हमरा ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ भी साथ थे। सियासी व अस्करी क़यादत का इस्तकबाल DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने किया। इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास में मुल्की सलामती पर ब्रीफिंग, इलाकाई सिक्योरिटी और दाखिली सूरत हाल पर मुशावरत भी की गई। फलस्तीन पर इसराइली जारहियत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करके आने वाले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की खारजा उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ ISI की पेशा वाराना कारकर्दगी और सलाहियतें लायक़े तहसीन करार दी। इजलास के बाद वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और दीगर ने एक साथ खाना खाया। आलमी और इलाकाई सूरत हाल के तनाज़ुर में वज़ीर आज़म की ISI हेडक्वार्टर्स यात्रा को इंतहाई अहम भी करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका को फौजी अड्डे फराहम किए, ना ही फ़िज़ाई हुदूद के इस्तेमाल की इजाज़त दी। दफ्तर ख़ारजा ने अफवाहों की सख्ती से तरदीद कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज़ चौधरी ने कहा कि अमेरिका को फ़ौजी अड्डों की फराहमी के हवाले से अफवाहों में कोई हकीकत नहीं। दोनों मुल्कों के दरमियान ज़मीनी और फ़ज़ाई राब्तों का फ्रेमवर्क पहले से मौजूद है। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि इस ज़िम्न में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कोई नया फ़ायदा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल क़िबला याज़ की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कौंसिल की सिफारिशात को मरहलावार नाफिज करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करने वालों में वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी और नुमाइंदा ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी भी शरीक थे। इमरान खान ने कहा कि रियासत मदीना तर्ज के लिए इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का किरदार अहमियत का हामिल है। इंसाफ और अवामी फलाह हमारी तरक्की के ज़ामिन बन सकते हैं। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल क़िबला याज़ ने बताया, कौंसिल बेहतर मुआशरे की तश्कील, जुम्मे के खुतबात के लिए मौज़ूआत और इससे मुतालिका रेफरेंस तैयार करके देगी। इब्तदाई मुसवदा तैयार कर लिया गया है। स्वाबी, पाकपतन और जड़ावाला में ट्रैफिक हादसात में 5 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। स्वाबी में पेशावर मोटरवे पर कर्नल शेर इंटरचेंज के करीब मुसाफिर वैन और ट्रक में तसादुम हुआ। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने मुसाफिर वैन काट कर जख्मियों और लाशों को बाहर निकाला। पाकपतन में आरिफ वाला रोड पर तेज़ रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई। इस हादसे में एक शख्स जाँ बहक, एक शदीद जख्मी हो गया। जड़ावाला में 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हुए। पोलो लाहौर में आपको बताएंगे कि वहदत रोड का रिहायशी इलाका तबाहाली का शिकार है। सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करने के लिए खोदी गई सड़कें 2 महीने से तामीर नहीं की जा सकी। कूड़ा और पानी जमा होने से गंदगी फैलने लगी है, जिसके बायस अहले इलाका मुश्किलात का शिकार है। वहीं के रिहायशी वकार गुलजार इलाके की रोदात सुना रहे हैं और इंतज़ामिया से दाद रसी की अपील भी कर रहे हैं। मेरा नाम वकार गुलजार है, मैं इबादत रोड का रिहायशी हूँ। काफ़ी अरसे से यहाँ पे पानी का बहुत मसला था कि पानी जमा हो जाता था और सारा गंदा पानी इकट्ठा हुआ होता था। तो पिछले 2 महीनों से इन्होंने ये खुदाई की है, लेकिन 2 महीने तक ये खुदाई ऐसी ही है। बच्चे जो हैं वो सारे बड़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और इस मसले ने हमारी ज़िंदगी को अज़ाब बना रखा है।
कार अंदर ही खड़ी है, ना हम निकाल सकते हैं ना हम इस पे कहीं जा सकते हैं। देखें सारा पानी इकट्ठा हो गया और यहाँ पे लार्वा बहुत ज़्यादा हो गया और बहुत मच्छर हो गया। यहाँ पे पहले ही बहुत ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हुआ होता था, लेकिन अब जो इन्होंने ये खुदाई की है सारा मलबा इधर इकट्ठा हो गया और जितना भी कूड़ा है इसके अंदर गिर जाता है। ना इधर कोई LWMC वाला आता है, ना इधर कोई दूसरा महकमा आता है, ना इधर के MNA MPA सब आते हैं। इस मसले की वजह से अब हमें हर वक्त ख़तरा रहता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो इधर गिर ना जाएं। हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि खुदारा इस मसले को आके हल करें। इस मसले की वजह से हमारी ज़िंदगी जीरन हुई पड़ी है। साबिक कौमी साइकिलिस्ट और क्वालिफाइड कोच माहम तारिक ने नौजवानों को तरबियत देना शुरू कर दी। माहम पुरअज़्म है कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले प्रोफेशनल साइकिलिस्ट तैयार करेंगी। लाहौर से कादिर ख्वाजा रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान के वाहिद साइकिलिंग वेलोड्रोम की रौनकें फिर बहाल होने लगी। पर गिरफ्तारी के साथ ट्रैक कैसे अबूर करें, लेवल 1 कोच माहम तारिक बच्चों को साइकिलिंग के गुर सिखाती हैं। हाथों से भी जोर लगेगा, पाँव से जोर नहीं लगेगा। माहम तारिक न सिर्फ बच्चों को बेहतरीन साइकिलिस्ट बनाने के लिए कोशा हैं, बल्कि उनकी फिटनेस पर भी खास तवज्जो दे रही हैं। कोशिश सिर्फ इतनी है, जितना मुझे आता है वो मेरे तक महदूद ना रहे, वो मैं आगे दूसरों को डिलीवर करूं और जो मुसीबतें जो मुश्किलात मुझे थी वो आने वाले बच्चों में ना हो। मुस्तकबिल के साइकिलिस्ट कहते हैं साइकिलिंग उनका जुनून है और इससे बेहतर कोई मशगला नहीं। मेरे घर में सारे लड़के जो हैं वो साइकिलिंग करते थे, तो फिर मेरा भी शौक़ हुआ और फिर मैंने भी साइकिलिंग की। मैं 2 सालों पहले ग्रुप में साइकिलिंग ग्रुप में ज्वाइन हुआ था और मैं 2 सालों से साइकिलिंग कर रहा हूँ। माहम तारिक की राय में कोविड-19 के दौरान 2 पहियों वाली ये सवारी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए भी बेहद सूदमंद है। कैमरामैन फयाज उमर के साथ कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर का दावा है कि नून लीग ने 5 साल के दौरान पंजाब में 48 जदीद हस्पताल तामीर किए। ट्विटर पर फहरिस्त भी जारी की जिसमें ऐसे हस्पताल भी शामिल कर लिए जो पाकिस्तान बनने से पहले के हैं। इस फहरिस्त में कितनी हकीकत है, लाहौर से दानियाल उमर की रिपोर्ट में जानते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने ट्विटर पर दावा किया कि पंजाब में 5 साल यानी 2013 से 2018 के दौरान 48 अस्पताल तामीर किए गए। समा ने उनके इस दावे का पोस्टमार्टम किया तो हकीकत सामने आ गई। 48 में से 23 अस्पताल ऐसे हैं जिनका क्रेडिट बिला वजह लेने की कोशिश की गई। मोहम्मद जुबैर साहब, आइए आपके दावे की हकीकत बताएं। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 2005 में चौधरी परवेज इलाही के दौर में मंजूर हुआ। 2010 में तामीर शुरू हुई। चिल्ड्रन अस्पताल मुल्तान 1998 में तामीर हुआ। 2017 में सिर्फ चंद बेड्स का इजाफा किया गया। शेखुपुरा का DHQ अस्पताल तो पाकिस्तान बनने से पहले 1922 से ही काम कर रहा है और इसका क्रेडिट भी नून लीग ने अपने खाते में डाल लिया। DHQ अटक 1957, DHQ बहावलनगर 1953 में बना, DHQ भक्कर 1989 तो DHQ चकवाल 1986 में मुकम्मल हुआ। DHQ चिन्योट 2009, DHQ डेरा गाजी खान 1995, DHQ हाफिजाबाद 1993 से मरीजों की खिदमत कर रहा है। मोहम्मद जुबैर साहब, सिर्फ ये ही नहीं, DHQ अस्पताल जहलम 1965, DHQ अस्पताल झंग 1970, DHQ खुशाब 2000 में बना। इस लिस्ट में शामिल DHQ लिया 1982, DHQ मियांवाली 1954, DHQ मंडी बहाउद्दीन 1993 से ही अवामी इलाज में मसरूफ है। हकीकत तो ये है कि DHQ नारोवाल 2012, DHQ ओकाड़ा 2004 और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल राजनपुर 1984 से चलता ही जा रहा है। DHQ सियालकोट 1964, DHQ अस्पताल टोबा टेक्सिंग 1990 और DHQ बिहाड़ी 1976 से काम करता ही जा रहा है। नून लीगी दौरे हुकूमत में इन अस्पतालों में कुछ तामीरों मुरम्मत और रंगो रोगन जरूर हुआ, मगर ना तो बिल्डिंग तब्दील हुई और ना ही नए सिरे से किसी अस्पताल का संगे बुनियाद रखा गया। अब पाकिस्तान की अवाम ये कहने में शायद हक बजानिब हैं कि जुबैर साहब हक्काइक को इज्जत दो। दानियाल उमर, समा, लाहौर। लाहौर में कब्रों पर डाले जाने वाले फूल कई गरीब खानदानों का पेट पाल रहे हैं। शहर खामोशा की ये खामोश रोजी है तो बहुत कम, मगर गरीबों के पेट का दोज़ख भरने के लिए काफ़ी है। शाहीन मिशाल की रिपोर्ट।
सुर्ख गुलाब अलामत है मोहब्बत की, जिंदगी में भी और जिंदगी के बाद भी। प्यारों की कब्रों पे डाले जाने वाले ये फूल एक रवायत तो है ही, मगर इसी से कुछ लोगों का रिस्क भी जुड़ा है। 12 साला अलीशा का भी कब्रों पे बिखरी इन्हीं गुलाब की पत्तियों से पुराना रिश्ता है, और ये रिश्ता है पेट का। अलीशा इंतजार करती है इन फूलों के खुश्क हो जाने का, फिर कब्र से इन्हें समेट कर ले जाना इसका मामूल है। कब्रिस्तान से ताज़े फूल होते हैं हम वो नहीं उठाते, जो खुशक फूल होते हैं हम वो उठाते। अपनी नानी के साथ पढ़ाई करती हूँ, अब्बू नहीं है, अम्मी और नानी है। अलीशा के खानदान के दीगर अफराद भी इसी काम में साथ देते हैं। खुश्क फूल बेचकर ये खानदान घर का चूल्हा जलाता है। यह जो फूल हम देख के आते हैं ना, कभी पापड़ मंडी चले जाते हैं, कभी अकबरी मंडी चले जाते हैं, वहाँ बेच के आ जाती हूँ। 35 रुपए किलो, 40 रुपए किलो बिक जाता है, वही हम रोटी खा लेते हैं, किसी के मोहताज ही नहीं है। सिर्फ अलीशा ही नहीं बल्कि कब्रिस्तान के इन गुलाबों ने दर्जनों खानदानों को 2 वक्त की रोटी मुहैया कर रखी है। अपने प्यारों की कब्रों पर फूल डालकर जाने वालों को भी इस काम पर कोई एतराज नहीं। ये खुश्क फूल बाद में मुख्तलिफ टोटके और रंग बनाने में इस्तेमाल होते हैं। शहर खामोशा में आने के बाद दुनियावी पहिया तो रुक जाता है, मगर इन खामोश कब्रों से फिर भी रब्बे करीम ने कई मखलूक का रिज़्क जोड़ रखा है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। मुगलिया दौर का सदियों पुराना खूबसूरत और मुनफरिद हुनर वैक्स पेंटिंग मादूमी के खतरे से दो चार है। पेशावर का 70 साला रियाज अहमद आबा व अजदाद के फन को जिंदा रखे हुए हैं। तमगा इम्तियाज का एजाज पाने वाले हुनरमंद से मिलवा रहे हैं अब्दुर्रहमान। मेरा नाम रियाज अहमद है। मैं ये वैक्स पेंटिंग का काम करता हूँ, जो कि मेरे आबा व अजदाद भी ये काम करते थे। अलसी का बीज है, उसको गर्म करके तो एक लिक्विड सा हो जाता है, उसमें हम चाक इसमें मिक्स कर देते हैं, थोड़ी थोड़ी हाथ पे रख के इससे जो है तो वो चीज़ें बनाते हैं। इसके ऊपर फिर बन जाए तो ये कलर कर देते हैं। इसमें सूट बनते हैं, फ्लोर कुशन बनते हैं, टेबल क्लॉथ बनते हैं, हेड स्कार्फ बनते हैं। बेशुमार मैंने अवार्ड लिए। फिर 2012 में जो है तो 23 मार्च मुझे तमगा इम्तियाज से जो है तो नवाजा है। पूरे मुल्क में जो है तो मैं और मेरा बेटा एक है बस, और ये काम जो है तो अब आस्ता आस्ता और भी अंधेरे में चला जाएगा। लोग इसको सीखें और इसको ज़िंदा रखें, और अपने सूबे का, अपने मुल्क का जो है तो ये एक हुनर जो है ये ज़िंदा रहे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।